इस वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956? यानी कि 1956 में श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में किस भाषा को चुना गया था? आंसर इज सिंगला। Question number 2. Apart from the central and the state governments, which is the third type of government practiced in Belgium? यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार की सरकार कौन सी है? आंसर कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि सामुदायिक सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइंड मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि बहुसंख्यकवाद की परिभाषा दीजिए। आंसर, मेजॉरिटेरियनिज्म इज रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। यानी कि बहुसंख्यकवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यक समुदाय जो होता है वो अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं को और एवं इच्छाओं को अनदेखा करता है और शासन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what measures was adopted by the democratically elected government of Sri Lanka to establish Singhala supremacy? यानी कि श्रीलंका की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगला वर्चस्व स्थापित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए थे? आंसर इज फर्स्ट, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू मेक सिंगला द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में सिंगला को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। Second, the government followed preferential policies favoring Singla applicants for university positions and government jobs. सरकार ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों के लिए सिंगला आवेदकों को प्राथमिकता देने वाली नीतियां भी अपनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन द वॉलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम? यानी कि बेल्जियम के वॉलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे? आंसर इज फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस? यानी कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आंसर, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति सरकार के विभिन्न अंगों जिनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल हैं उनके बीच बांटी जाए। ठीक है। दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल एंड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये जो सभी अंग होते हैं वो समान स्तर पर होते हैं और अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दिस सिस्टम कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस एंश्योर दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। इस प्रणाली को हम नियंत्रण और संतुलन प्रणाली कहते हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग ना कर सके। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस्ड द सुपरमेसी ऑफ विच कम्युनिटी? यानी कि स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में किस समुदाय का वर्चस्व देखने को मिला है? आंसर, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948 यानी कि श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली एंड द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंगला सुपरमेसी। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगला वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई उपाय अपनाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म एथनिक यानी कि जातीय शब्द की परिभाषा दीजिए। आंसर, एथनिक रिफर्स टू अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट। यानी कि जातीय का अर्थ साझा संस्कृति और समान वंश पर आधारित एक सामाजिक विभाजन से है। पीपल इन एन एथनिक ग्रुप में नॉट नेसेसरीली शेयर द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। यानी कि किसी जातीय समूह के लोग अनिवार्य रूप से एक ही धर्म या राष्ट्रीयता को साझा करें या आवश्यक नहीं है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है। यानी कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स सच एज द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्ति के बंटवारे को दर्शाता है, जैसे संघ या केंद्रीय सरकार। ठीक है।
The state government and the local government like municipality and panchayat, this structure divided authority between higher and lower levels of government. यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जिनमें नगर पालिका और पंचायत शामिल है, यह संरचना शासन के उच्च और निम्न स्तरों के बीच अधिकारों का विभाजन करती है। ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच द बेल्जियंस एंड श्रीलंकन्स हैव डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता की समस्या से निपटने के लिए किन किन भिन्न तरीकों को अपनाया, उनकी तुलना कीजिए। ठीक है। आंसर, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज येट दे हैव हैंडल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी वेरी डिफरेंटली। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं जैसा कि हमें पता है, फिर भी उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को बहुत अलग अलग तरीक़ों से संभाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि बेल्जियम ने समायोजन की नीति अपनाई है। ठीक है। द गवर्नमेंट गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। इसने, यहाँ की जो सरकार है उसने विभिन्न भाषाई समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया है। ठीक है। पावर्स वर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, यानी कि शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच किया गया है। ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड। यहाँ की जो सामुदायिक सरकार है, इसमें जो व्यवस्था लागू की गई है उसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक और भाषा से जुड़े हितों की रक्षा की जाती है। ठीक है। इसमें अब बात करते हैं श्रीलंका की। द गवर्नमेंट फॉलोड मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़, यानी कि श्रीलंका की जो सरकार है उसने बहुसंख्यकवादी नीतियाँ अपनाई हैं। सिंगला वॉज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंगला को वहाँ का एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। ठीक है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फेवर्ड सिंगला स्पीकर्स इन जॉब्स एंड एजुकेशन। नौकरियों और शिक्षा में सिंगला भाषियों को प्राथमिकता दी गई है। These measures alienated the Tamil minority and led to civil unrest. इन नीतियों ने तमिल अल्पसंख्यक समुदायों को अलग अलग कर दिया है और अंततः गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ फॉर डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि आप किस हद तक इस कथन से सहमत हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है। आंसर, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है। सच कॉन्फ्लिक्ट्स कैन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ऐसे टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकते हैं। ठीक है। पावर शेयरिंग इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अतः सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करती है। ठीक है। Imposing the will of the majority over other can harm national unity। यानी कि बहुमत द्वारा दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। Tyranny of the majority is not only oppressive for minorities but can also damage the majority itself। बहुमत का अत्याचार न केवल अल्पसंख्यकों के लिए दमनकारी होता है बल्कि बहुमत के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी पावर मस्ट बी शेयर विद दोज अफेक्टेड बाई इट यूज। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा उन लोगों के साथ होना चाहिए जो उसके प्रयोग से प्रभावित होते हैं। ठीक है। सिटीजन्स हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। यानी कि नागरिकों को यह अधिकार है कि वे यह तय करने में परामर्शित हों कि उन पर शासन कैसे किया जाए। A legitimated government is one where people participate and feel invested in the system। वैध सरकार वह होती है जिसमें लोग भागीदारी करते हैं और व्यवस्था से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रूडेंशियल रीजंस की एंड मॉरल रीजंस की। सबसे पहले बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग लीड्स टू बेटर आउटकम्स। सत्ता की साझेदारी बेहतर परिणामों की ओर ले जाती है, ये व्यवहारिक कारण है। ठीक है। मॉरल रीजंस यानी कि नैतिक कारण जो हैं
वो है पावर शेयरिंग इज एथिकली राइट एंड रिस्पेक्ट्स पीपल राइट, यानी कि सत्ता की साझेदारी नैतिक रूप से सही है और लोगों के अधिकारों का सम्मान करती है। ठीक है। Question number 12. Explain any three consequences of the majoritarian policies adopted by the Sri Lankan government. यानी कि श्रीलंका सरकार द्वारा अपनाई गई बहुसंख्यकवादी नीतियों के कोई 3 परिणाम समझाइए। आंसर: After gaining independence in 1948, Sri Lanka's democratically elected government implemented majoritarian policies to establish Singla supremacy. यानी कि 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद श्रीलंका की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगला वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुसंख्यकवादी नीतियां लागू की थीं। ठीक है। द कंसिक्वेंसेस इंक्लूडेड, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं। फर्स्ट, एलाइनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि श्रीलंकाई तमिलों का अलगाव। They felt that the government ignored their language and culture and denied them equal political rights, leading to a sense of exclusion. यानी कि तमिलों को लगा कि सरकार ने उनकी भाषा और संस्कृति की उपेक्षा की है और उन्हें समान राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। इससे उनके भीतर अलगाव और बहिष्करण की भावना आ गई। ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेन्ड कम्युनिटी रिलेशंस, यानी कि समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध। Tamils believed the constitution denied them equal opportunities in politics and jobs, which worsened relation between Tamil and Singla communities. यानी कि तमिलों का मानना था कि संविधान ने उन्हें राजनीति और नौकरियों में समान अवसरों से वंचित कर दिया है। इससे तमिल और सिंगला समुदायों के बीच संबंध और अधिक खराब हो गए हैं। ठीक है। थर्ड इज पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, यानी कि राजनीतिक प्रतिरोध। श्रीलंकन तमिल्स फॉर्मेड political parties and movements demanding recognition of Tamil language, regional autonomy and equal opportunities. यानी कि श्रीलंकाई तमिलों ने तमिल भाषा की मान्यता, क्षेत्रीय स्वायत्तता और समान अवसरों की मांग को लेकर राजनीतिक दलों और आंदोलनों का गठन किया था। ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू अ सिविल वॉर, किलिंग थाउजेंड ऑफ एंड फोर्सिंग मैनी फैमिलीज टू फ्ली एज रेफ्यूजीज। अंततः यह संघर्ष गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और अनेक परिवारों को शरणार्थी बनकर पलायन करना पड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. वाई इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स, यानी कि बेल्जियम की जातीय संरचना जटिल क्यों है। आंसर: बेल्जियम इज़ द स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इसकी जातीय संरचना निम्न कारणों से जटिल है। फर्स्ट, 59% ऑफ द पॉपुलेशन लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, यानी कि जनसंख्या का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच बोलता है। नेक्स्ट, 40% लाइव्स इन द वॉलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, 40% लोग वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट, 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन, 1% बेल्जियम वासी जर्मन भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ इज़ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग पार्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यानी कि बेल्जियम की सत्ता साझेदारी प्रणाली अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है। और एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स इन द बेल्जियन पावर शेयरिंग मॉडल, यानी कि बेल्जियम की सत्ता साझेदारी प्रणाली के 4 तत्वों की व्याख्या कीजिए। और वाई इज़ द बेल्जियन मॉडल कंसीडर्ड कॉम्प्लिकेटेड, हाउ हैज़ इट हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीज़न, यानी कि बेल्जियम मॉडल को जटिल क्यों माना जाता है, इसने संघर्ष और विभाजन को रोकने में कैसे सहायता की है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। आंसर: बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स आर मोर इनोवेटिव एंड एक्सक्लूसिव दैन दोज ऑफ मोस्ट अदर कंट्रीज़, यानी कि बेल्जियम की सत्ता साझेदारी व्यवस्था अधिकांश अन्य देशों की तुलना में अधिक नई है और समावेशी है।
To address regional and cultural differences, Belgium amended its constitution 4 times between 1970 and 1993. यानी कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल आर, बेल्जियम मॉडल के मुख्य तत्व निम्नलिखित बताए गए हैं। नंबर 1, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर मस्ट बी इक्वल इन नंबर, यानी कि संविधान के अनुसार डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, यानी कि कोई भी एक समुदाय स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। सेकेंड, ऑटोनॉमस स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि स्वायत्त प्रांतीय सरकारें। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास अपने स्वतंत्र अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है। थर्ड इज़ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राजधानी शहर ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार है जहां डच और फ्रेंच दोनों भाषी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है। Question number 15. This is a very important question for board examination. What is majoritarianism? यानी कि बहुसंख्यकवाद क्या है? Is it wrong if a majority community in a country rules? क्या किसी देश में बहुसंख्यक समुदाय का शासन करना गलत है? गिव रीजन्स टू जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। आंसर, मेजॉरिटेरियनिज्म इज द बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री इन एनी वे इट वांट्स, इग्नोरिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटी। बहुसंख्यकवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार बहुसंख्यक समुदाय को देश पर अपनी इच्छा अनुसार शासन करना चाहिए और अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की अनदेखी करनी चाहिए। ये बहुसंख्यकवादों की विचारधारा है। ठीक है। अब मैं अब आप अपना जस्टिफाई आंसर करेंगे तो वो इस तरह देंगे, यस इट इज़ रॉन्ग इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स विदाउट कंसीडरिंग अदर, यानी कि हाँ, या यदि कोई बहुसंख्यक समुदाय दूसरों को ध्यान में रखे बिना शासन करता है तो ये गलत है। ठीक है। रीज़न देख लेते हैं, कारण क्या क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग एग्जिस्ट टू अपोज द आइडिया ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी की अवधारणा अविभाजित राजनीतिक सत्ता के विचार का विरोध करती है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड द विलिंगनेस टू एकोमोडेट इन इट्स स्ट्रेंथनेस डेमोक्रेसी, यानी कि विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों को साथ लेकर चलने की इच्छा लोकतंत्र को एक मजबूत लोकतंत्र बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन कम्युनिटी होल्ड्स ऑल द पावर अदर मे फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि यदि एक समुदाय के पास सारी सत्ता हो तो अन्य समुदाय हाशिए पर चले जाते हैं, वंचित महसूस करते हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। सच इनइक्वालिटी कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस एज सीन इन श्रीलंका, ऐसी असमानता संघर्ष और प्रतिरोध को जन्म देती है जैसा कि श्रीलंका के उदाहरण में देखा गया है। मतलब कि अगर हम असमानता करते हैं तो उससे संघर्ष और प्रतिरोध होता है, जैसा कि हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो मतलब हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, बहुसंख्यकवाद जो विचारधारा है वो बहुत ही गलत है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप इस तरह आंसर लिखेंगे और अपने रीजंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 16, एनालाइज हाउ मेजॉरिटेरियनिज्म इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना बढ़ने में बहुसंख्यकवाद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और मेंशन द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिंगला सुपरमेसी, या सिंगला वर्चस्व स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है।
आंसर, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप्स टू एस्टैब्लिश सिंगला सुपरमेसी। यानी कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगला वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। पहला, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड डिक्लेयरिंग सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि 1956 के अधिनियम में एक कानून पारित किया गया जिसमें सिंगला को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है। सेकेंड, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। प्राथमिकतापूर्ण नीतियाँ। सरकार ने ऐसी प्राथमिकता नीतियाँ बनाई जिनसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सिंगला भाषी आवेदकों को लाभ मिला। ठीक है। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म फर्दर सिडलिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। यानी कि संविधान ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया जिससे अल्पसंख्यक समुदाय और अधिक हाशिए पर चले गए भाई। ठीक है। These measures made the Tamil minority feel excluded and discriminated against, leading to alienation and eventually civil unrest। यानी कि इन उपायों के कारण तमिल जो थे वो अल्पसंख्यक स्वयं को बहिष्कृत और भेदभाव का शिकार महसूस करने लगे जिससे अलगाव की भावना बढ़ी और अंततः नागरिक अशांति और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। एज अ रिजल्ट, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट गवर्नमेंट वॉज इनसेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि सरकार उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति बिल्कुल भी जागरूक या फिर असंवेदनशील है, जागरूक नहीं है और असंवेदनशील है। ठीक है। दे वर डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट विच लेड टू अ ग्रोइंग सेंस ऑफ एलिनेशन। यानी कि उन्हें समान राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए जिससे अलगाव की भावना और गहरी हो गई। तमिल्स लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट डिमांडिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि तमिलों ने तमिल भाषा की मान्यता, क्षेत्रीय स्वायत्ता और समान अवसरों की मांग को लेकर राजनीतिक दलों और आंदोलनों की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 17, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन को उचित ठहराइए। आंसर, इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड विद दोज अफेक्टेड बाई इट यूज, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड एंड पार्टिसिपेट इक्वल इन गवर्नेंस। यानी कि लोकतंत्र में सत्ता उन लोगों के साथ साझा की जाती है जो उसके प्रयोग से प्रभावित होते हैं। लोगों के परामर्श दिए जाने और शासन में समान रूप से भाग लेने का इसमें अधिकार होता है। ठीक है। सेकेंड, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ से थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि व्यक्ति की भागीदारी, प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखता है जो लोकतंत्र के सार को दर्शाता है। ठीक है। थर्ड इज पावर शेयरिंग प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड एनकरेज यूनिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथर। यानी कि राजनीतिक में विविधता का सम्मान, सत्ता साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है और एकता को प्रोत्साहित करती है जिससे प्रशासन अधिक सुचारू बनता है। ठीक है। फोर्थ इज prudential reasons suggest that power sharing leads to better outcomes by reducing the chances to conflict। यानी कि व्यवहारिक कारण यह बताते हैं कि सत्ता साझेदारी संघर्ष की संभावनाओं को कम करके बेहतर परिणाम देती है। ठीक है। फिफ्थ, इट हेल्प्स मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनेस नेशनल यूनिटी। यानी कि राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता बढ़ती है इससे, यानी कि यह राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। ठीक है। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सरसाइज्ड इन इंडिया। यानी कि भारत में लागू सत्ता साझेदारी की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूपों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये लॉन्ग आंसर में आएगा ही आएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। आंसर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स, यानी कि सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच किया जाता है। इसमें शामिल है द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। यानी कि इसमें संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें जिसमें नगर पालिकाएं और पंचायत आती हैं, ये 3 सरकार शामिल हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इस संरचना को सत्ता का ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। Where higher and lower levels of government operate independently within their own areas of responsibility, जहाँ पे सरकार के उच्च और निम्न स्तर अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज फेडरल सिस्टम, और यह भारत की संघीय व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, यानी कि सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर किया जाता है। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शामिल है, यानी कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसे सत्ता का क्षैतिज विभाजन कहा जाता है। वेयर ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स एंड इंश्योर दैट अ सिंगल ब्रांच बिकम टू पावरफुल, यानी कि जिसमें प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखता है ताकि कोई भी एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए। इट ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि इसे चेक एंड बैलेंस की प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मतलब चेक एंड प्रणाली किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। सत्ता का क्षैतिज वितरण को हम चेक एंड बैलेंस प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है।